डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 25। मैं जो अब तक क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूँ उसके ऊपर कह सकता हूँ बस लास्ट की 2 क्लासेस के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है और 25 क्लासेस होने के बाद आपका एक टेस्ट होना है, जो मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि 5 क्लासेस के बाद टेस्ट होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इस बार टेस्ट क्लास 25 के बाद नहीं, बल्कि इस बार टेस्ट 30 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद होना है। कल छुट्टी रहेगी आपकी। कल मीन्स अब पता नहीं आप कब देख रहे हो ये वीडियो। बहरहाल 26वीं क्लास में एक दिन का गैप करा जाएगा, मुझे कुछ काम है। लेकिन 25वीं क्लास को अच्छे से समझ लें, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 25वीं क्लास के बाद टेस्ट का इंतज़ार ना करें। 26वीं क्लास में एक दिन का गैप रहेगा, लेकिन फिर 26, 27, 28, 29, 30 5 क्लासेस बैक टू बैक आपको रोज़ाना पढ़ाई जाएंगी। और 30 क्लासेस होने के बाद 50 नंबर का, मतलब कि 50 मार्क्स का एक मेगा टेस्ट होगा, जिसमें क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 30 तक पूछा जाएगा। और जो बच्चे अपनी प्री पोजीशन की क्लास देर से पढ़ना शुरू किए हैं, वो पीछे हैं, तो वो अपनी क्लासेस को रोज़ाना 3-3, 4-4 करके देखें। जिन्हें रिवीजन करना रिवीजन कर लें, क्योंकि टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो इस उद्देश्य से बनाए जाएंगे कि कुछ पेपर में अगर पूछा गया तो वो भी हम उसके अंदर देंगे चेंज करके, या पूछ सकते हैं तो वो भी। ठीक है बच्चों, तो 25 के बाद टेस्ट नहीं, 30 के बाद टेस्ट। और मैं ये भी सूचना दे दूं आपको कि मैं आने वाले 30 क्लासेस पढ़ने के बाद जितनी भी होंगी उसके बाद प्री पोजीशन नहीं होगी, काफ़ी हो गई है। ठीक है, और हम आपको समझा देंगे कि कैसे करना, लेकिन 5 क्लासेस में काफ़ी कुछ होना अभी। उसके बाद बच्चों, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल पढ़ाने का इच्छुक हूँ, और आर्टिकल आपको जो पेपर में आएगा निश्चित रूप से पढ़ा दिया जाएगा। तो ये 30 क्लासेस के बाद की सूचना है बस। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखो आप। बिसाइड अ सिलेंडर आई नीड ए कॉट। कोट होती है चारपाई, जो चारपाई होती है ना, वो ए लगा दूंगा तो कोट पहनने वाला हो जाएगा, COAT, लेकिन ये चारपाई है। तो बच्चों ये गलत है ना, यहाँ पर इसमें S लगाओ। पहले पार्ट में गलती है, क्योंकि सिलेंडर के पास नहीं, सिलेंडर के अतिरिक्त मुझे चारपाई की भी ज़रूरत है। दोनों चीज़ें चाहिए मुझे, तो ये लगा दो आप। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर क्या यहाँ एक्सेप्ट लगा सकते हैं, तो सुने, बिसाइड लगा करके उसका मूड यही था कि बच्चे बिसाइड्स जो होता है एक्चुअल में, उसके बदले में ये लगा लें। तो हमारा आंसर जो बेहतर है वो यही है, बिसाइड्स, यही इसका एक्चुअल आंसर है। नहीं होता मान लो ऑप्शन में या कहीं भी, तो एक्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये नंबर 1 आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई डिड नॉट नोटिस रोहन। मैंने आज रोहन को नोटिस नहीं किया, खड़ा हुआ उसके पिता के पास। ये गलत था, तो यहाँ ये हो गया, उल्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझने का है, चौथा भी समझने का। पूरा सेंटेंस पढ़ करके आंसर देने की आदत डालो। आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड के होते हैं कि आपका दिमाग सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। कितनी बार ऐसा देखा होगा आपने, आप एग्जाम पेपर दे करके आए, और जब आप एग्जाम पेपर दे करके आ जाते हैं तो फिर आपको ये फील होता है यार वो क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, गलत हो गया, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी नहीं है। मीन्स कहीं के बारे में नहीं सोचना है, बस पेपर करो और कूल होकर के। और ऐसा कौन देता पता है इससे पेपर? ये लोग कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी हो, कॉन्फिडेंस से पेपर दो, टेंशन मत लो। ये उन बच्चों पे लागू होती है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते रहेंगे वो आराम से पेपर दे आएंगे, बाकी तो सब परेशानी देते हैं। तो देखें, ए पेन आई परचेज्ड ए पेंसिल, अगर ये क्वेश्चन यहीं तक होता तो 2 आंसर थे इसके। बिसाइड्स भी हो जाएगा एस वाला, और एक्सेप्ट भी। लेकिन कुछ आगे बताना चाह रहा है वो आपको, बिकॉज आई नीडेड वन ऑफ देम का मतलब है उनमें से एक। तो ये कहना चाह रहा है क्योंकि मुझे उनमें से एक की ज़रूरत थी। तो भैया एक की ज़रूरत थी तो एक ही खरीद लिया उसने, बस एक पेन के अलावा पेन छोड़ दिया। मैंने एक पेंसिल खरीदी क्योंकि मुझे एक की ज़रूरत थी, बस ये बता तो दिया इसने। यहाँ बिसाइड्स ये आ नहीं पाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, गलत है। ये भी नहीं आ पाएगा, बस यही आंसर है इसका। हाँ, अगर पेंसिल पे बात ख़त्म हो जाए, अगली बात का पता ना हो कि एक की ज़रूरत है या 2 की, तो फिर दोनों आंसर हैं। ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन अभी सिर्फ ये आंसर है क्योंकि एक की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, उसने ज़रूरत से बता दिया कि एक ही खरीदी मैंने। फिर आगे बढ़ते हैं। ए पेन आई परचेज्ड ए पेंसिल बिकॉज आई नीडेड बोथ। दोनों की ज़रूरत है, और जब दोनों की ज़रूरत है बच्चों, तो क्या आएगा इसका आंसर? बिसाइड्स, ये वाला आंसर आएगा।
तो दोनों चीज़ें खरीद ली। नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है ये। द मैनेजर हैज़ डिसाइडेड टू डिस्पेंस ब्लैंक सर्विसेज, किसी की सेवाओं के बिना काम चलाने की सोच ली जाए अगर, तो विद देना ज़रूरी है। जस्टिस होगा तो नहीं। तो मैनेजर ने फैसला कर लिया वो मेरी सेवाएं समाप्त कर देगा, उसके बिना काम चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दे रिक्वेस्ट सब्जेक्ट मैन वर्ब, तो ये गलत है। दे रिक्वेस्ट मी टू गो आउट, डिडंट दे, क्या? चलिए एक एरर और है इसके अंदर, मेरी गलती की वजह से है वो। देखो उधर दे रिक्वेस्ट, ये तो गलत है, लेकिन जो बच्चे एडवांस्ड हैं, जिन्होंने क्वेश्चन टैग पढ़ा हुआ है कहीं पर, वो पहचानना है। एक गलती और है इस सेंटेंस के अंदर, वो ये है जब इसमें डू है तो क्वेश्चन टैग में डिड क्यों कर दिया, डू होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक गलती है, लेकिन ये मेरा इरादा नहीं था पढ़ाने का, क्योंकि क्वेश्चन टैग है, हमारी चल रही प्रीपोजिशन, लेकिन वो मुझसे लिखा गया तो सही करना ज़रूरी है। दो गलती इसके अंदर, ये भी और वो भी। वो क्यों है वो नहीं पता आपको, जिन्होंने क्वेश्चन टैग पढ़ा वो समझ गए होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ा इंतजार करो, कभी टाइम आएगा तो वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन ये तय हो चुका, प्रीपोजिशन की 30 क्लासेस पूरी होने के बाद मेगा टेस्ट होगा 50 नंबर का, सबका जितना भी है, जो भी शुरू से कराता हुआ आ रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद शुरू करेंगे आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी 25वीं क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही, क्योंकि मैं दो चीज़ें समझाने वाला हूँ जो पेपर में अक्सर पूछी जाती रहती हैं। मैंने इन क्लासेस में पढ़ाया वही चीज़ है जो आपको पेपर में आती रहती है। देखें इधर, आज का एक नियम है हमारा बच्चों, एक तो होता ऑन टाइम, ठीक है बच्चों, दूसरा होता है बच्चों इन टाइम, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा एट द टाइम। तीनों है, तीनों में फ़र्क जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन है, तीनों अलग अलग हैं। टाइम के साथ, कब टाइम की बात कर रहा हूँ जो लिखा हुआ बोर्ड पे, संडे मंडे की बात नहीं कर रहा इस बार में, इस शब्द की बात कर रहा हूँ टाइम की। ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन संडे वगैरह नहीं। तो ऑन टाइम, इन टाइम, एट द टाइम। तरीका सुनो आप, सबसे लास्ट वाला सबसे इजी टू डू, सबसे आसान है करने के लिए, इजी टू सॉल्व, एकदम आसान है, एकदम से सोल्व हो जाएगा। पता कैसे करके, देखो इधर, जब आपको लगे किसी चीज़ का टाइम है, ऑफ मिलेगा आपको, ऑफ इशारा कर रहा हूँ मैं, सुने जैसे, एट द टाइम ऑफ माई अराइवल, एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, एट द टाइम ऑफ माई बर्थडे, एट द टाइम ऑफ क्लास, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, एट द टाइम, कुछ भी करके। तो ध्यान रखें, एट द टाइम ऑफ नाउन, तो जिस चीज़ का भी समय होगा उसके लिए क्या आएगी, प्रीपोजिशन एट। इशारा ये है हमारे पास में। एग्जाम्पल देंगे आपको इसके, एक काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, ठीक है। तो देख लो इसका एग्जाम्पल, ही या वी वर वेरी सैड, हम बहुत दुखी थे, ये क्वेश्चन ले लो आप, या ये ले लो आप। बहुत आसान चीज़ है, तीसरी वाली, ऊपर वाली बहुत मज़ेदार है, और ज़्यादातर ऊपर वाली पेपर में आती है, लेकिन ये भी आती है, तो सबको देखना ज़रूरी है। प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो हमें वो सारी चीज़ें समेटनी पड़ेंगी जो आती हैं। ज़रूरत लगेगी तो 35 क्लासेस भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन वो मैं सोचूंगा 30 तो पक्की होंगी। तो ब्लैंक द टाइम ऑफ योर अराइवल, योर वाइफ वाज वेरी हैप्पी, ऐसे करके बातें होंगी इसमें। तो एक चीज़ और भी देखना आप, देखो यहाँ पे द नहीं है ना, यहाँ है, पता क्यों? जब किसी निश्चित चीज़ का होता है ना, निश्चित चीज़ का, तो उसके लिए द देना पड़ जाता। तो ये द लेता, ऊपर वालों में नहीं आता द, उसमें ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें सब में द भी मिलेगा आपको और ये भी मिलेगा, और आप आंसर लगा लोगे। तो वी वर वेरी सैड, हम बहुत दुखी थे, ऑप्शन है इन, ऑप्शन है एट, ऑप्शन है ऑन, ऑप्शन है सिंस। तो बच्चों ये सेंटेंस परफेक्ट में तो है नहीं, दिख रहा होगा आपको, तो इसे तो काट ही दो आप। लेकिन ये देख लो, इन, एट, ऑन, आंसर लगाएंगे एट, आंसर लगाएंगे एट, ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा, पहले है ना वो।
तो वी वर वेरी सैड, हम बहुत दुखी थे उसके पिता की मौत के समय, ये इसका आंसर है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ योर अराइवल, तुम्हारे आने के समय पर तुम्हारी वाइफ बहुत खुश थी। नोट कर लेंगे इसे। तो क्या आता, एट, और एट इसके लिए ये हमारा हिंट है, किसी चीज़ का होगा, किसी चीज़ का समय। इसे नोट करो पहले जल्दी से, आप खत्म हो गया ये। ऊपर आते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट करते रहना इसे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं जो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसे आप ऐसे करके समझो। मान लो आपको कहीं पहुँचने का टाइम मिला 3 बजे, या मान लो आपको पहुँचने का टाइम मिला सुबह को 6 बजे, या मान लो आपको मिला 9 o'clock। इस समय पे आपको पहुंचना है। अब पहुंचने का तरीका क्या है उसके हिसाब से आंसर आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि हर तरीके का स्टूडेंट होता है सामने पढ़ने वाला। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं थोड़ी सी बातों में बहुत सारी बातें समझ जाते हैं, वो भी हमारी क्लास समझ सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेचारे उनके लिए थोड़ी और चीज़ें खोलनी पड़ती फिर जाके समझते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की, बेचारों की, बेचारे मीन्स मतलब भोले भाले से बच्चे हैं बेचारे, सही से इंग्लिश नहीं आती, नए नए से होते हैं इस लैंग्वेज के लिए, तो परेशान रहते हैं और वो चाहते हैं चीज़ें और ज़्यादा खोल करके और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे करके समझाई जाए सबसे आसान भाषा में। वही मैं अपनाना चाहता हूँ। तीनों कर लेते हैं फिर इस तरीके से। तो तीनों तरीके देखना, मज़ा आएगा आपको। जैसे इसे सुनो आप, मुझे कहीं पे मीटिंग में या एयरपोर्ट पे, कहीं भी स्कूल ऑफिस कहीं भी 3 बजे पहुँचना था, या किसी के घर या कहीं पर भी। अब मेरा पहुँचना देखो आप, मैं 3 बजे ही पहुँच गया तो ऑन टाइम। ये समय दिए मैंने आपको, मैं 2 बार बताऊंगा। 3 बजे ही पहुंच गया ऑन टाइम, 6 बजे ही पहुंच गया ऑन टाइम, अगर 9 बजे ही पहुंच गया तो ऑन टाइम। क्लियर। दूसरी बात, मुझे 3 बजे पहुंचना था लेकिन मैं 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, यानी कि 2:50 पे, 2:30 पे, 2:45 पे, 2:55 पे पहुंच गया इन टाइम। 6 बजे पहुंचना था, मान लो मैं पहुंच गया 5:55 पे, 5:50 पे, 5:45 पे इन टाइम। ऐसे ही है, 9 बजे पहुंचना था, 8:45 पे, 8:30 बजे इस टाइप पे पहुंच गया तो इन टाइम। समझा आपने। अब ये तो एक इशारा हो गया आपके लिए, समय से पहले पहुंच जाए कोई, या समय से पहले कहीं पहुंच गया, या पहुंचना हो इन टाइम। लेकिन अगर समय पर ही पहुंचना जो बताया गया है, या कुछ भी शेड्यूल्ड है जो, तो ऑन टाइम। अब फर्क अब बात ये आती है, सर कैसे कैसे यूज़ होगा ये, कैसे कैसे गलतियां पूछी जाएंगी, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्यों परेशान हो रहा हो आप। मैं हूं तो एग्जाम्पल देंगे आपको, लेकिन और समझ लो थोड़ा सा भी। क्या आप इन बातों को नहीं समझ सकते कि यार मीटिंग, सुन लो, नोट कर लो ना, मीटिंग का होना, ऑफिस पहुंचना, सब बातें बताऊंगा मैं आपको, सारी चीज़ें क्लियर कर जाएंगी, ठीक है। मीटिंग में पहुंचना, ये मीटिंग का होना, ऑफिस में पहुंचना, स्वतंत्रता दिवस की परेड होना, झंडा फहराना, इस टाइप का। अब और सुनो, ट्रेन का आना जाना, ट्रेन का स्टेशन छोड़ना, फ्लाइट का आना जाना, बस का आना जाना। बच्चों जितनी बातें मैंने बोली सब के लिए ऑन टाइम प्रीफर करा जाता है। इन टाइम आ सकता है लेकिन ऑन टाइम प्रीफर करा जाता है, सब बताऊंगा क्यों। ये शेड्यूल्ड होते हैं। आप भले ही स्टेशन पर 5 बजे की ट्रेन है, 4 बजे पहुंच जाओ, लेकिन ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर उसी टाइम पर पहुंचेगी जब उसका टाइम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कभी कभी तो ट्रेन लेट हो जाती है, उसे कोई टेंशन ले रहा हो आप, उसकी प्रिपरेशन तो पहले पढ़ा दी हमने आपको। द ट्रेन इज लेट बाई 10 मिनट्स, बाई 5 मिनट्स पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में कभी, तो उसे वहाँ देख लेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ट्रेन का समय पर चलना, ट्रेन का समय पर छूटना, ट्रेन का समय पर आना अगर कहीं दिखाना है तो इन टाइम नहीं आएगा, ऑन टाइम आएगा, क्योंकि वो शेड्यूल्ड है। फ्लाइट का, बस का, ऑफिस पहुंचना किसी का, मीटिंग होना, तो ये चीज़ें सारी जितनी भी हैं अंग्रेजी व्याकरण में इन्हें शेड्यूल्ड माना जाता है, मतलब तय हैं। इनके लिए ऑन टाइम का यूज़ करेंगे, भले ही देर से आती हो, कभी कभी होता है, लेकिन भले ही कभी कभी जल्दी पहुंच जाती हो, लेकिन शेड्यूल्ड हैं तो ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। यही एरर में आएंगे आपके सामने। अब मेरा कहीं पर पहुंचना है तो मेरा पहुंचना तो दोनों तरीके का हो सकता है भाई साहब, लेकिन ऑफिस में नहीं। ऑफिस में तो ऑन टाइम आएगा, मीटिंग में ऑन टाइम आएगा। आप कहोगे सर मीटिंग में पहुंचना पूरे 9 बजे, आप समझो बातों को, ये 9 बजे 10 बजे ये तो तरीका है सिखाने का। एक्चुअल में बात ये है शेड्यूल्ड टाइम। अब सुनो, जिनकी समय सारणी बनी हुई होती है और जो ऑब्लिगेशंस में आते हैं, मीन्स
आपको जवाब देना पड़ जाएगा अगर आपको देर हो गई, बस ये समझ लो आप। फ्लाइट वालों को भी, जो ट्रेन वाले होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ जाता है, उन्हें बड़ा कि कहाँ, मतलब इतनी देर क्यों लगाई आपने, बता देंगे तो ठीक है, लेकिन जवाब देना पड़ता है, बड़ी मुश्किल पड़ जाती। तो वो ऑब्लिगेशन में है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसे आपके ऊपर भी होती, मेरा क्लास में आना, टीचर का क्लास में आना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, मीटिंग में जाना, सब ऑब्लिगेशंस में आते हैं। ऑन टाइम प्रीफर करना सबके लिए ऑन टाइम ही आएगा, लेकिन मुझे गांव पहुंचना कोई ज़रूरत नहीं है ऑन टाइम करने की, इन टाइम भी सही है। मुझे घर जाना है अपने, ऑन टाइम इन टाइम दोनों सही हैं। मुझे कहीं किसी से मिलने जाना कुछ भी, तो इन टाइम ऑन टाइम दोनों सही हैं। ये ध्यान रखना, जो हमारे शेड्यूल्ड समय सारणी के आधार पर जो चीज़ें तय कर दी गई हैं, बस का, ट्रेन का, फ्लाइट का, इन चीज़ों का, ठीक है बच्चों। मीटिंग का हो कहीं पर, या जो है, अब ये एक चीज़ और सुनो, किसी को इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू देने आप भले देर से चले जाओ, लेकिन आपके अंदर ऑब्लिगेशन है, मुसीबत पड़ जाएगी, ऑन टाइम बोलना। तो जब आपको ऐसा लगे यार ये तो उसकी एक अच्छी इमेज बनाएगा, ये चीज़ तो जहाँ पहुँचना है अच्छी इमेज बनेगी, जिम्मेदारी है उसकी ऑन टाइम पहुँचाना उस व्यक्ति को उस जगह, और ट्रेन वगैरह के लिए ऑन टाइम आएगा, ठीक है। तो इन टाइम थोड़ा समय से पहले। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो अच्छा है समय से पहले, अब बात को समझो, ये अलग ही शब्द है जो शेड्यूल्ड और ऑब्लिगेशंस के लिए बनाया गया, इसको ऑन टाइम बोलेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, ये भी सुनो, ये भी ऑन टाइम बोलूँगा मैं। मैंने आपको इनविटेशन दिया कि सर कल जो है मेरा एक नए कोचिंग संस्थान का इनॉग्रेशन है, मतलब कि जो है वहाँ नया नया खोलने जा रहा हूँ मैं, शुभारंभ हो रहा है उसका, तो सर प्लीज़ कल टाइम पर आ जाना, ऑन टाइम बोलूँगा मैं। अब आप कहोगे सर नहीं, वो अगर समय पर पहुँचेंगे ऑन टाइम, जो हमने तय कर रखा है समय, तो मुझे अच्छा लगेगा, इमेज अच्छी बनेगी, ऑन टाइम आएगा। ज़्यादा अब इसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म कर देते हैं। ये है कि यार जब किसी का मीटिंग में, मतलब ऐसी जगह जाना जो दूसरे लोग उसकी अच्छी इमेज मानेंगे, जवाब देना नहीं पड़ेगा ऑन टाइम, बाकी जगह आप इन टाइम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो दोनों के, you should go to the office time trains are running in time। आपको पता ही नहीं आपने क्या कर दिया। द फ्लाइट, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, ख़त्म हो गया अब ये। द फ्लाइट वाज, नोट कर लो या मत करो, सो वी हैड टू, देखो मजबूरी आ गई, वी हैड टू वेट। एक चीज़ यहाँ पे समझने की, अगर आप चाहो समझना, ये वेट है, और मैंने अभी पीछे जीरो प्रीपोजिशन पढ़ाई थी तो उसमें अवेट आया था, वो बिना प्रीपोजिशन के था, वेट के साथ फोर थी। ये वेट है लेकिन फोर क्यों नहीं है, क्योंकि आप प्रीपोजिशन को समझ लेना क्या है। एक मेन वर्ब से नाउन जोड़ना हो, एक मेन वर्ब से एडजेक्टिव जोड़ना हो, एक मेन वर्ब से दूसरी मेन वर्ब, कुछ जोड़ना हो तभी तो प्रीपोजिशन आएगी। यहाँ तो कुछ जोड़ना ही नहीं है, मेरा इंतजार तुम्हारा इंतजार, कुछ नहीं है, तो सही तो है ये, फोर खत्म। अब ऐसी एक बात बताओ आप, मैं बोल रहा हूँ मैं ये मार्कर बेचूंगा 10 रुपये का, अब सुनो, आई विल सेल दिस मार्कर फॉर 10 रुपीज़, फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये का। अब दोबारा सुनो, मैं ये मार्कर बेचूंगा, तो आई विल सेल दिस मार्कर फुल स्टॉप, फॉर क्यों लगाऊं, कुछ है समय कितने, तो बात समझो। प्रीपोजिशन का मतलब यही होता है, एक शब्द मेन वर्ब वगैरह, बाद में फिर नाउन एडजेक्टिव उसे जोड़ देंगे, बीच में कुछ है नहीं तो क्यों लगाओगे। तो फॉर इसलिए नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। और अगर ऐसे कर दूँ, वी हैड टू ब्लैंक आवर गेस्ट्स, तो फॉर आएगा, हमें अपने मेहमानों का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना इंतज़ार करना पड़ा ट्रेन का जो भी है। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं हम, टुमारो इज़ मीटिंग, कल मीटिंग है। यू शुड बी इन टाइम। मीटिंग, ऑफिस, किसी
खास फंक्शन में जहां आपका पहुंचना, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी सेलिब्रिटी का पहुंचना, उसकी पाबंदी दिखाएगा, पंक्चुअलिटी, इमेज अच्छी बनाएगा उसकी। जैसे महात्मा गांधी होते थे, हमारे महात्मा गांधी जी हमेशा समय पर, तो ऑन टाइम रहते थे वो। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता हमें। यू शुड गो टू द ऑफिस, ना एट आएगा ना इन आएगा, ऑन आएगा। आप भले ही इन चले जाओ, आप भले ही समय से पहले चले जाओ, लेकिन ऑन टाइम लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है। तुम्हें ऑफिस समय पर जाना चाहिए, जो एग्जैक्ट टाइम है। ट्रेन्स आर रनिंग, बिल्कुल गलत, ऑन टाइम। इन टाइम चलने लगेंगे ना तो टकरा जाएंगी ट्रेन एक दूसरे से। द फ्लाइट वाज नॉट ऑन टाइम, फ्लाइट समय पर नहीं थी, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। टुमारो इज मीटिंग, कल मीटिंग है, तुम्हें समय पर, नोट कर लो सबको इन्हें। अब इन टाइम का क्या केस है वो भी देख लो आप। तो ये सब जो बोर्ड पे लिखे हुए थे बच्चों, समय सारणी के हिसाब से हैं ये। बसें हो, फ्लाइट हो, इनके लिए ऑन टाइम पकड़ना। और ये लेट हो जाएंगे अगर, तो वो अलग बात है, फिर इन टाइम नहीं आएगा, लेकिन फिर कुछ और आएगा, इतने मिनट लेट थी, इतने मिनट लेट थी। लेकिन अगर दिखाना है तो यही आएगा। नाउ ए डेज we are facing many problems nowadays we are facing many problems because the trains are not, सी कर लो, डी कर लो, कितने ऑप्शन कर लो, उसकी टेंशन मत लो आप। द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग एट टाइम, कुछ भी कर दो। तो नाउ ए डेज, आजकल, ठीक है। वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये भी गलती हो रही कि कर दूंगा तो, लेकिन मैनी के बाद सही लगा बात। हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बिकॉज द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, गलत है, ऑन आएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत था, और इन भी गलत है, ऑन आएगा। नोट कर लो इसे। अब इन टाइम देख लो। आई ऑलवेज रीच देयर, मैं हमेशा वहां पहुंच जाता हूं। ऑन टाइम बढ़िया है, समय पर। इन टाइम ये भी सही है, इसमें क्या ऑब्लिगेशन है, ना ऑफिस, ना मीटिंग, ना कोई ट्रेन, ना तो कुछ, दोनों सही है। तो नॉर्मल सी कोई घटना है, मेरा आना जाना, पहुंचना, किसी का आना जाना, इस टाइप से, तो इन टाइम, ऑन टाइम बहुत करेक्ट, कुछ नहीं करेंगे आप। लेकिन शेड्यूल्ड है अगर, फिर नहीं कर सकते आप, फिर तो क्या आएगा, ऑन टाइम। अभी दोनों सही है बस। एट द टाइम ऑफ, इन टाइम, ऑन टाइम। कोई पूछे तो समझा देना, जैसे मैंने बताया था, 3 बजे पूरे तो ऑन टाइम, 2 बजे पूरे, 5 बजे पूरे तो ऑन टाइम। समय सारणी फिक्स है उसकी, फ्लाइट वगैरह की, मीटिंग में पहुंचना इस टाइम से। और उससे पहले है, बाद में नहीं, पहले तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पहले तो इन टाइम लगा लो आप। इंटरव्यू के लिए बताओ कैसे पहुंचोगे, ये दिमाग में आ रही है आपके, दिमाग में आपके ये आ रही ना सर, इंटरव्यू के लिए तो इन टाइम पहुंचेंगे आप। वहाँ 10 बजे इंटरव्यू है, सुबह को 9 बजे पहुंच जाओ, 8 बजे पहुंच जाओ, 7 बजे, आपका फ़ायदा बढ़िया। लेकिन अंदर जो जाओगे आप, जो आपका अंदर वाला एक्सपेक्टेड टाइम है, वो तो वही है ना 10 बजे। तो आपको ऑन टाइम लिखना पड़ेगा, पहले कितने पहुंच जाओ ऑन टाइम, क्योंकि पता क्यों, जिम्मेदारी है आपकी ये। और ये जिम्मेदारी जो होती है इनके लिए ऑन टाइम पकड़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो बोर्ड पर आपने करा, और मैं बताऊं, एक से एक बेहतर है, इससे और ऊपर कहा रहा आप, वो भी देख लो। बच्चों को पता नहीं इसके बारे में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हर तरीके के स्टूडेंट को, जो बेचारा पहली बार पढ़ रहा वो भी, जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा वो भी, जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इंग्लिश की वो भी, और जो बहुत अच्छा है पढ़ने में वो भी, और जिसे सिर्फ थोड़ी बात सिखानी वो सब कर लेगा वो भी। सबको सिखाने के लिए क्लास चला रहा है, तो सब बातें करनी पड़ती हैं, इसलिए लैंग्वेज को बहुत आसान करना पड़ता है, बिल्कुल आपके लिए जो आप चाहते हो। देखो बच्चों, कंसिस्ट के साथ ना ऑफ भी आती, 99% बच्चों को पता होगा ये बात, लेकिन इसके साथ इन भी आती, 1% बच्चों को ये भी पता होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कब ये आएगी, कब ये आएगी, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। तो देखें ज़रा, कंसिस्ट ऑफ यहाँ नाउन होगा कोई सा, और कंसिस्ट इन यहाँ नाउन होगा। ठीक है बच्चों, अब आप समझो फ़र्क क्या है। 3 तरीके हैं मेरे पास, और इंशाल्लाह तीनों तरीकों को ही देख लो आप। कोई भी एक तरीका दिमाग में फंस जाए, समझ जाना कि आपका आंसर सही होने वाला। सबसे पहले
वो समझा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा आसान है। देखो बच्चों, अगर आपको लगे सब्जेक्ट होगा यहाँ पे कोई, ये ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ देखो, ये देखो, ये जब आपको लगे ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये कोई वस्तु टाइप की चीज़ है, वस्तु, जैसे मेरा मोबाइल, जैसे ये मेज़, ये घर, ये मार्कर, मेरा शरीर, मेरे दांत, मेरे बाल, मेरी आंखें, जो चीज़ें हैं दुनिया में, जब आपको लगे उसके लिए कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन जोड़नी तो ऑफ जोड़ना। ऐसा इसलिए होता है, अब दूसरी बात पर आ गया मैं ऊपर वाले में ही, जब किसी चीज़ का निर्माण, किसी चीज़ का बनावट किन किन चीज़ों से हुई हुई है, या इस शुरू के सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल करता है, बस ये समझ लो आप, ये है मेन चीज़। ये सब्जेक्ट अगर आपको लगे जो बाद में कंसिस्ट के बाद में जो चीज़ें हैं उनसे बना हुआ है, ये इसकी जो रचना हुई है इनसे हुई है, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, ऑफ लगाना। ऑफ एग्जाम्पल के रूप में हम ये समझ लें अगर, तो देखो माई हाउस, मेरा घर, कंसिस्ट्स, सब समझाऊंगा, दूसरा वाला भी नहीं समझाया, अभी समझाऊंगा। तो माई हाउस कंसिस्ट और ब्लैंक लिखा हुआ है सीमेंट, ब्रिक, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, सीमेंट, बच्चों मेरा घर बना हुआ है उनसे, मेरे घर में वो चीज़ लगी हुई है, ऑफ आएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, दिस बुक, कोई किताब है, दिस बुक कंसिस्ट, डज लगेगा इसमें, ये भी डज है, ये भी डज है, मेन वर्ब है ये दोनों, वर्ब और वर्ब। तो दिस बुक कंसिस्ट और ब्लैंक 100 पेजेस, यानी कि ये किताब जब बनी तो कितने पेज बन के तैयार हुए, 100। तो कभी ऐसा लगे कि किसी घर में 5 कमरे हैं, किसी किताब में 500 पन्ने हैं, पेज हैं, इसमें प्लास्टिक इस टाइप से, इनके लिए भी क्या आएगा हमारा, ऑफ। एग्जाम्पल नेक्स्ट, सबको ध्यान से देखना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं ये कर दूं, आवर हाउस, अच्छा पास्ट में भी कर सकते हो आप इसे ऐसे करके, या डज कर लो या पास्ट कर लो, ये हो गया पहले शामिल करता था, घर पुराना होगा कोई उनका। आवर हाउस कंसिस्टेड ब्लैंक 4 रूम्स, अब आप समझ जाओ 4 कमरे हैं इस घर में, यानी कि ये घर कितने कमरे रखता है अपने अंदर, तो लगा देंगे आंसर ऑफ। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट, माई ब्रेकफास्ट, समझ जाओगे आप, अभी तो और समझाऊंगा, रुक जाओ अभी। तो माई ब्रेकफास्ट कंसिस्ट्स और ब्लैंक लिखा हुआ है एग्स, बनानाज, एंड नूडल्स, ऑफ आएगा। तो बच्चों अगर आप सही से देखो तो ये चीज़ जो है हमारी जब लगी होगी तो ये चीज़ बन के तैयार हो गई, 100 पेजेस लगे किताब में तो किताब बन के तैयार हो गई, 4 रूम बन के तैयार हुए तो पूरे को क्या कह दिया हमने, घर कह दिया। अंडे, ये सब चीज़ें मेरे नाश्ते में शामिल हैं। तो देखो बच्चों ये चीज़ नहीं है, वस्तु 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 वस्तु। तो एक वस्तु अगर किसी चीज़ से निर्मित हो, उन चीज़ों को अपने अंदर रखती हो, उन चीज़ों से बनी हुई हो, उन चीज़ों को शामिल करती हो, ऑफ। और कंफ्यूजन दूर करूं, अगले एग्जाम्पल देखो आप, ऑफ आएगा सब में। तो ये जो है ना, ये यहां देखो आप, जब हमारा सब्जेक्ट वस्तु ना हो करके कोई फीलिंग हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये क्या बात हुई, मतलब कोई चीज़ नहीं होगी, वो कोई फीलिंग या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई हमारा विचार, इस टाइप की बातें होंगी जैसे, तो इन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो अब आप, ब्यूटी, ये कोई चीज़ थोड़ी है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सुंदरता है ये। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको मैं, और भी तरीके हैं इसके, जैसे इसके 3-4 तरीके थे ना, कि वस्तु होगी एक,
ये चीज़ें बन के ये तैयार हुआ होगा, दो, ये बढ़िया चीज़ है। ऐसी इसमें भी दो बातें हैं। पहली तो ये हो गई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या फीलिंग, एक और है वो और दिखाऊंगा अभी। तो ब्यूटी कंसिस्ट और द कैरेक्टर ऑफ ए ह्यूमन, एक सेंटेंस। दूसरा है हमारे पास में विजडम कंसिस्ट टेकिंग राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं ये, जैसे कि है मेरे पास में टॉलरेंस, दिख रहा नहीं आपको, सुंदरता, बुद्धिमानी, सहनशीलता, इनसे पकड़ लोगे आप आंसर। टॉलरेंस कंसिस्ट इन रेस्पेक्टिंग अदर्स opinions। फिर एग्जाम्पल लास्ट है मेरे पास में, चलो ये भी कर लेते हैं, मेडिटेशन, ध्यान लगाना जो होता। बस लास्ट चल रहा क्लास का आपकी, लेकिन क्लास लास्ट कर करके जल्दी जल्दी निपटाने से बेहतर ये है, इनकी तरह ना एक शब्द और है, वो भी प्रीपोजिशन को घुमा करके क्वेश्चन करता रहता है अपने ऊपर, उसे भी देखेंगे, अभी देखेंगे इसके साथ ही। पहले ये कर लो आप, खत्म होने वाला है ये तो मेडिटेशन कंसिस्ट और ब्लैंक, और क्या था बच्चों इसके अंदर हमारा, अटेंटिव, वॉचफुलनेस। हिंदी बताएंगे आपको इसकी। देखो बच्चों, वस्तु मैंने दिखाई आपको, कोई मेज़ वगैरह, कुछ घर वगैरह, ऐसे किताबें या कुछ भी चीज़ होगी तो आप ऑफ पे चले जाना, बेहतर तरीका। और ये भी समझ लेना वो चीज़ें जो है ना इसके अंदर होंगी, तो पहले वाला हो गया। अब दूसरी चीज़ देखो, ये वस्तु नहीं है, ये फीलिंग या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एक तरीका है आपके लिए आंसर देने का। और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो तो ध्यान रखना, इनकी डेफिनेशन लगेगी आपको आगे चल करके आपको ऐसा लगेगा जैसे सुंदरता क्या है ये बता रहा है, जैसे बुद्धिमानी क्या है ये बता रहा है, जैसे सहनशीलता क्या है, आगे आगे पढ़ के देखना, आपको लगेगा यार ये बातें तो इनके बारे में है, जैसे इनकी परिभाषा दे रहा हूँ, बस इन लेंगे इनके लिए, ऐसे ये है। तो ब्यूटी, सुंदरता क्या है, सुंदरता जो है किसी व्यक्ति का कैरेक्टर होता इन। विजडम क्या है, सोचो इसके बारे में, तो विजडम क्या है, सही समय पर सही फैसला लेना इन। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस है दूसरे की विचारों का सम्मान करना इन। मेडिटेशन, ध्यान लगाना क्या है, ध्यान से किसी चीज़ को देखना लगातार बिना कुछ सोचे समझे। तो ये आंसर हो गया। इससे बढ़िया तरीका क्या होगा आपके लिए, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, यकीन मानो अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे होंगे तो 10 बच्चों का मुश्किल से सही हो पाएगा ये, वरना ऑफ ऑफ लगा हुआ है सबके दिमाग में, ऑफ ऑफ ऑफ। और हम अपने मेगा टेस्ट में ही पूछेंगे आपसे, नोट कर लेंगे, बात खत्म हो गई हमारी। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट इन, लेकिन 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों जो आपको आंसर देने हैं। देखो बोर्ड पे ये 2 सवाल है मेरे। पहला है मेरे पास में ये पैट्रियोटिज्म, डज नॉट, वो उसकी टेंशन मत लो आप, आंसर तो मिल चुका होगा अगर आपने मेरी बात समझी हो तो। पैट्रियोटिज्म डज नॉट, ये देशभक्ति होती है, कंसिस्ट, सॉरी एस तो लगाना नहीं पड़ेगा, ये देशभक्ति है, समझ लो क्या है अपने आप। तो पैट्रियोटिज्म डज नॉट कंसिस्ट ब्लैंक, और क्या था फिर इसके बाद में हमारा, obeying the orders of a cruel ruler blindly। ये कहना चाह रहा है, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने
निरंकुश शासक का, कोई राजा वगैरह हो बहुत अत्याचार करने वाला, उसे अंधे तरीके से आप कहना मानते रहो, ये देशभक्ति नहीं है। आंसर सोचो बस, ये ऑप्शन है, एट, इन, ऑफ, बाई, सोचो इसके बारे में। दूसरा ये देखो, द बॉडी, शरीर जो होता है हमारा, द बॉडी कंसिस्ट और ब्लैंक मैनी सेल्स, सेल्स होती कोशिकाएं। क्लियर आंसर है, ये देशभक्ति है, फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसकी परिभाषा दे रहे हैं आगे चल करके, आंसर लगा देंगे इन। और द बॉडी, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से, ऑफ। खत्म कर दो इसे। अगला देख लो, आज का लास्ट, मैं कराता नहीं उसे लेकिन अब कराना पड़ेगा। देखो सेम बच्चों, ऐसी एक शब्द और होता है, सेम इनकी तरह है वो, देख लो क्या है, कंप्राइज। अब इसमें ज़रा दो काम करने पड़ेंगे, देखो ज़रा बच्चों, अगर ये जो कंप्राइज है हमारा, अगर एक्टिव वॉइस में है, ये वर्ब है, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट, ऑफ लगा मत देना आप, ऑफ नहीं आएगा, नीचे एग्जाम्पल दूंगा एकदम हो जाएगा ये। लेकिन बच्चों अगर ये पैसिव में है, अगर ये वर्ब पैसिव में है तो ये ऑफ और ऑब्जेक्ट। अब सही है, यानी कि दो बातें हो गई यहाँ भी, तीनों बातें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो कंसिस्ट है, ऑफ लेता है, समझा दिया कब, कंसिस्ट है दूसरा वाला, इन लेता, समझा दिया कब लेगा। उम्मीद है कर लोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, और मैंने बताया ना मैं अब कुछ नहीं लगाऊंगा क्लास के ऊपर कि इंपॉर्टेंट क्लास पेपर में आने वाली है, नहीं, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी फालतू जो कर रहे हैं करने दो आप, वो भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे वो भी लग जाएंगे। ये नहीं कि हमारे पास पढ़ने वाले लगेंगे, और भी काफ़ी पढ़ा रहे हैं लग जाएंगे सब, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता मैं, जो बताया था मैंने पहले कि बच्चों को बताऊं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, घर जाके बताऊं उनके भाई पढ़ लो, आज यूट्यूब पे क्लास अपलोड करी, ये काम थोड़ी रह गया है मेरा, मैं कर लूँगा अपने काम जो मेरे काम है। क्लास को रेगुलर देखें, वॉच करें, जिसको भेजना है भेज दें आप, फालतू किसी के पास नहीं भेजें। कंप्राइज की बात बता रहा था बच्चों, एक्टिव वॉइस में है तो ऑफ नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में है तो ऑफ ऑब्जेक्ट सही होगा। अब एक्टिव पैसिव बच्चों इसकी पहचान तो आपको होनी चाहिए, जिन्हें नहीं है वो ज़रा यहाँ देखो। पैसिव उसकी पहचान बता रहा हूँ आपको, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी हैं तो यही काफ़ी हैं, यही शैल बी, और भी हैं देख लो, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। बच्चों ध्यान रखना, या तो मिलेगी आपको इसके बाद में आईएनजी फॉर्म, इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, इज, ऐसे करके, तो उसे छोड़ दो आप, उसकी टेंशन मतलब, वो तो एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन अब सुनो ध्यान से, इनमें से कोई सी भी एक वर्ब हो और उनके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म, बस ये पैसिव है। वैसे आपको क्या पता, क्योंकि आप तो सिर्फ आते हो, वीडियो मिल गए तो देख ली, वरना पता नहीं। मैं अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस बता चुका हूँ, डाल देना कभी एक्टिव पैसिव या वॉइस, तो मिल जाएंगे क्लासेस आपको, 2 क्लासेस पढ़ी उसके ऊपर। चलो छोड़ो, जाने की ज़रूरत ही नहीं पीछे को, अगर टाइम नहीं हो आपके पास, बहुत कीमती टाइम है ना आपका, हम फालतू, हम तो फ्री में हैं, मुफ्त एकदम मौज लो। तो इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनके बाद आईएनजी होगी तो कोई बात नहीं, एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव, और ध्यान रखना अगर ये और थर्ड फॉर्म है तो पैसिव, और अगर इनके बाद आईएनजी है तो एक्टिव। और मान लो थर्ड फॉर्म है लेकिन हैज़, हैव, हैड दिया हुआ है, तो वो पैसिव नहीं होगा, बल्कि पैसिव इनके साथ होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। नोट करो इसे जल्दी से, ये पैसिव है, इनके अलावा एक्टिव होगा। अब आप एग्जाम्पल देख लो, मुझे ये बता दो इसमें कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव वॉइस है। दिस रूम, मैं 2 बार करूंगा इसे, दोनों बार देख लेना आप, ये तो उतार लिया होगा आपने। ये देखो, दिस रूम और कंसिस्ट और लिखा हुआ है 3 विंडोज। सोचो अपने दिमाग लगा करके, ठीक है, ऑफ आएगा या इन आएगा इसके लिए। दूसरा है इसी में, दिस रूम कंप्राइजेज, जो यहाँ लिखा था मैंने अभी, और ब्लैंक 3 विंडोज। फिर एग्जाम्पल तीसरा है, ये तो क्लियर हो गया हमारा, ऑफ और इन, इसको देख लो आप ज़रा।
इज एम आर थर्ड फॉर्म, पैसिव हो गया, ये एक्टिव है, इसमें डज है। तो बताता चल रहा हूँ आपको। दिस रूम इज कंप्राइज्ड और ब्लैंक वो भी सही है, विंडो वगैरह कुछ भी कर लो आप। तो बच्चों वस्तु है और तीनों विंडो हैं इसके अंदर बना हुआ है, उनसे ऑफ आएगा। ये तो खत्म हो गया कंसिस्ट के लिए, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये कंप्राइजेस थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, निकलने का तरीका सिंपल है। एक्टिव वॉइस में है नो पीपी, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन ये पैसिव में तो क्या आएगा, ऑफ। नोट करो इसे, इसका एग्जाम्पल देते जाओ ज़रा आप सही से। दिस कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ, ये दो एग्जाम्पल देख लो बस आप, ठीक है। तो दिस कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 मेंबर्स। आप जरा प्रीपोजिशन पे नजर मारो सब कुछ पढ़ के, ये ऑफ सही है या गलत है। अगला सेंटेंस देखो आप, दिस सरफेस कंप्राइज्ड कर लो या कंप्राइजेज कर लो। इसमें डज है, इसमें डिड है, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर नहीं है, दोनों एक्टिव में ही है। तो दिस सरफेस कंप्राइज्ड कर लो या कंप्राइजेज ऑफ आयरन एंड ग्लास, और लास्ट में है नोएरा। देखो बच्चों ये सब्जेक्ट हो गया, ये इज, ये थर्ड फॉर्म, ऑफ सही है, ये सेंटेंस नोएरा होगा क्योंकि ये पैसिव में था। तो ये कमेटी जो है 10 सदस्यों से बनी हुई है। फिर ये है सतह, ये एक्टिव है, डिड है इसके अंदर क्योंकि इज़ेमार नहीं है, इसमें डज है। और बच्चों डू डज डिड एक्टिव वॉइस में होते हैं, और जब एक्टिव वॉइस में ये वर्ब होंगी तो ये गलत है, दूसरे पार्ट में गलती है। मैं अपनी क्लास को बहुत तेज़ी के साथ चलाता हूँ क्योंकि जो मेरे तरीके हैं वो आप ध्यान से देखते रहो, क्लास को आराम से चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं कब तेज़ी में आता हूँ पता, जब मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, और ज़रूरी भी है, जो सिखा दिया उसके बाद में चीज़ें तेज़ी से होनी चाहिए। बस क्लास 25 हो चुकी है, कल मैं अब्सेंट रहूँगा क्लास में, आगे को 5 क्लासेस लगातार, फिर टेस्ट, फिर आर्टिकल की बात करेंगे आपसे। क्लासेस देखो कब खुलती हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो आने को तैयार है, कहीं कहीं आ भी चुका है। दुआ करना कि इससे इतना ज़्यादा नुकसान, इतना ज़्यादा किसी के घर को हादसे ना घेर लें जैसे पहले हो चुका है। ईश्वर से दुआ है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब कुछ सही रहे, आप भी दुआ करें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।